छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नए सिरे से उठ खड़े होने की तैयारी में है और इसके लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है। कांग्रेस के पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में प्रदेश संगठन को मजबूत करने को लेकर चर्चा हुई। इसके साथ ही आगामी रणनीति और 15 माह की बीजेपी सरकार की विफलताओं को जनता तक पहुंचाने की रणनीति तय की गई। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट का दावा है कि अभी भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जड़ें बहुत गहरी और मजबूत है, बस खाद पानी देने की जरूरत है। 15 महीनों में अब तक सिर्फ भाषण घोषणा हुई है। लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल हम जानते हैं। जो आश्वासन दिए थे मैनिफेस्टो में उनको पूरा नहीं किया गया है। तो कांग्रेस पार्टी एक मजबूत और सक्रिय विपक्ष है छत्तीसगढ़ के अंदर और हमारी जड़ें इस राज्य में बहुत गहरी हैं और बहुत मजबूत हैं। आज भी हमारा मतदाता, हमारा समर्थक, हमारी विचारों से सहमति रखने वाले लोग बड़ी तादाद में छत्तीसगढ़ में हैं और हम लोगों ने जब चुनाव जीते थे विधानसभा का तो बहुत भारी बहुमत हमारे पास था। आज भी हमारा वोट शेयर बहुत कम नहीं हुआ है, लेकिन विपक्ष में है। तो आने वाले कुछ समय में हम लोग अपने आप को और मजबूत करेंगे। कांग्रेस संगठनात्मक सक्रियता से वापसी का दावा कर रही है तो भाजपा इसे मुर्दे में जान फूंकने की कोशिश करार दे रही है। कांग्रेस की तैयारियों पर तंज कसते हुए बीजेपी विधायक राजेश मूणत ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा के पांव अंगद की तरह है। कांग्रेस सत्ता के लोभ में डूब चुकी थी। जनता ने सभी चुनावों में कांग्रेस का सूपड़ा साफ किया है और अब जनता दोबारा कांग्रेस पर भरोसा नहीं करने वाली है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का पांव अंगद के पेड़ के माफिक छत्तीसगढ़ की जनता के बीच में जम चुका है और इसलिए कांग्रेस पार्टी जो सत्ता की लोलुपता के चक्कर में जैसे पानी के अंदर से मछली को बाहर निकाल दो, आज कांग्रेस पार्टी की वह स्थिति बन चुकी है। कांग्रेस पार्टी की ऐसी दुर्गति कभी नहीं जो वर्तमान में हुई। विधानसभा चुनाव के अंदर जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति भरोसा जताया, कांग्रेस का भरोसा चकनाचूर हो गया। पूरे के पूरे नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायतों में सुपड़ा साफ हो गया। चारों तरफ जनता ने कांग्रेस पार्टी को नकार दिया। छत्तीसगढ़ में बीजेपी अंगद की तरह पांव जमा चुकी है। बीच में कांग्रेस ने एक बार बीजेपी के पांव उखाड़े, लेकिन 5 साल में ही फिर प्रदेश से कांग्रेस साफ हो गई। कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट कांग्रेस को मजबूत करने की कवायद कर रहे हैं। अब देखना होगा कि पायलट की इस कवायद से कांग्रेस को कितनी संजीवनी मिलती है। नमस्कार, गोहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। कांग्रेस का रोड मैप, जी हां, कांग्रेस एक बार फिर से अब नया रोड मैप तैयार करने जा रही है। छत्तीसगढ़ में 15 साल का वनवास खत्म कर सत्ता में लौटी कांग्रेस महज 5 साल की सत्ता में काबिज रह सकी। 2024 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को फिर से हार का सामना करना पड़ा। अब हार के बाद पार्टी में जमकर विरोध के बम भी फूटते दिखाई दिए। इसी बीच पार्टी को मजबूत करने को लेकर बड़े नेताओं की लगातार चर्चा भी होती रही है। अब कांग्रेस एक बार फिर जनता के बीच एक्टिव तरीके से पहुंचने की तैयारी में है। रोड मैप तैयार किया जा रहा है। सचिन पायलट जो पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ और सचिन पायलट ने यह दावा किया है कि कांग्रेस अब भी मजबूत है। ठीक है, कुछ चीजें खराब हो रही है, लेकिन चर्चा की जाएगी और एक बार फिर से कांग्रेस मजबूती के साथ खड़ी होगी, टक्कर बीजेपी को देगी। हालांकि बीजेपी इन सारी बातों को हवा हवाई बता रही है। बीजेपी की ओर से ये कहा जा रहा है कि अंगद के पांव की तरह बीजेपी बैठी हुई है छत्तीसगढ़ में। कोशिशें कितनी ही कर ले कांग्रेस, लेकिन ये कोशिशें कामयाब नहीं होने वाली हैं। आखिर क्या कुछ दावे हैं पक्ष विपक्ष के और क्या अब मजबूत कांग्रेस हो पाएगी? क्या है आखिर रोड मैप? इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं गोहार पॉइंट्स क्या है। हार पर हार के बाद अब पटरी पर आएगी कांग्रेस। पायलट के खाद पानी से क्या लहरा पाएगी कांग्रेस की फसल? अंगद की तरह पांव जमा रही बीजेपी को उखाड़ पाएगी कांग्रेस? कांग्रेस की मजबूती बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती? तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा की शुरुआत से पहले खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय मैं करवा देती हूं। हमारे साथ
वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अजय चंद्राकर जी जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से हमारे साथ अजय गंगवानी जी जुड़ चुके हैं और बीजेपी से अशोक बजाज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। साथ ही आप सभी को रंग पंचमी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चर्चा की शुरुआत अजय जी आपसे ही करना चाहूंगी। देखिए, मजबूती का दावा किया जा रहा है सचिन पायलट की ओर से, नया रोड मैप तैयार भी किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी का यह कहना है कि जनता पर रंग तो बीजेपी का ही चढ़ा हुआ है। अब दूसरी ओर आपकी पार्टी में देखा जाता है कि अलग अलग नेता और उनके अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। कोशिश तो की जा रही है, लेकिन क्या ये कोशिश रंग ला पाएगी? देखिए, आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक हमारे कांग्रेस संगठन की हुई। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के साथ साथ जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष हों, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश जी हों, नेता प्रतिपक्ष, सारे वरिष्ठ नेताओं ने बैठ के खुलकर विचार विमर्श किया। आज किसी भी संगठन में समीक्षाएं करना, बेहतर करने का प्रयास करना, आने वाले समय में सक्रिय विपक्ष के रूप में सड़क से सदन की लड़ाई किस प्रकार से लड़ी जाएगी, इसके लिए पूरा एक ब्लूप्रिंट, एक पूरी रोडमैप, एक कार्ययोजना हमने बनाई है। महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में अंतर यह है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ सत्ता की प्राप्ति के लिए येन केन प्रकार लगातार प्रयास करती है। लगातार हमने देखा कि किस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं, चाहे ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई, लगातार दुरुपयोग किया जा रहा है। आज हमारे नेताओं को जानबूझकर एक फर्जी केस बनाए जा रहे हैं, झूठे आरोप लगा के सिर्फ केस दर्ज किए जा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बात है खुशी जी कि 3000 से अधिक मामले दर्ज किए गए ईडी के द्वारा, जिसमें कन्विक्शन रेट जो है 0.5%। मतलब हर 200 में से सिर्फ एक व्यक्ति अपराधी निकलता है, बाकी 199 जो है बेकसूर साबित होते हैं। तो हमने इस पूरी जो बैठक की गई उसमें हमने 4 प्रमुख निर्णय लिए। एक तो आने वाले समय में किस प्रकार से जो शायद सरकार की विफलताएं हैं, जो वादा खिलाफी है, उसको जनता के बीच पूरी दमदारी से लेके जाएंगे। सड़क से सदन की लड़ाई, देखिए महत्वपूर्ण बात है कि ये केवल चरित्र मोदी सरकार का नहीं, शायद सरकार का भी है। जो प्रमुख मुद्दे हैं, जो वादे आपने किए, जिसके खिलाफ आप लगातार बैकआउट हो रहे हैं, आज बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता पे आप चर्चा करने से भागते हैं। आप कहीं ना कहीं जो है धर्म के आधार पे, कभी हिंदुत्व के नाम पे, कभी गाय और गोबर के नाम पे, कभी गंगा जल के नाम पे आप जो राजनीति करने का प्रयास करते हैं, वोटों के ध्रुवीकरण का प्रयास करते हैं, जो मुद्दों को डाइवर्ट करने का प्रयास करते हैं, उसकी सीधी लड़ाई हम लड़ेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो हमने संकल्प लिया है कि ईडी के खिलाफ, जो आईटी और सीबीआई के खिलाफ सदन में भी लड़ाई लड़ेंगे, पूरी कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी, न्यायालय में इसके खिलाफ अपील करेंगे, लगातार जो सड़कों के बीच उतर के राजनीतिक विरोध करेंगे। माननीय प्रभारी सचिन पायलट जी, हमारे जो आदिवासी नेता कवासी लखमा जी को बिना राजनीतिक जो साजिश और षड्यंत्र के चलते आज भूपेश जी पे भी हमारा प्रयास किया गया, तो ये दिख रहा है। और एक इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल आया खुशी जी कि 25 से ज्यादा नेता जो वरिष्ठ नेता थे, उसमें 22 नेता जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, पाक साफ निकलते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है। आज इनके वरिष्ठ नेता है सुब्रमण्यम स्वामी, जिनका एक बयान मुझे खुशी से याद आता है कि भारतीय जनता पार्टी बिना चुनाव जीते कहीं भी सरकार बनाने में सफल हो सकती है। तो दिखता है कि लोकतंत्र की हत्या का प्रयास। दूसरी आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की कि भारतीय जनता पार्टी, मुझे बता दीजिए, क्या भारतीय जनता पार्टी जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनका सगा भतीजा अपने समर्थकों के साथ पार्टी छोड़ के निकल जाता है? क्या ये संगठन अच्छे हैं? आपके बता दीजिए। मंडल अध्यक्ष के चुनाव के समय किस प्रकार से जूतम पैजार होती है। जगदलपुर में इन्हीं के भाजपा के कार्यकर्ता इनके कार्यालय में ताला लगा देते हैं। इनके वरिष्ठ नेता के मुझे बयान आता है कि सच्चिदानंद उपासनी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में परिश्रम की जगह परिक्रमा को महत्व मिलता है। स्वर्गीय यदुवीर सिंधिया कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों को कब्जा हो चुका है। आज भी 2000 के नेता प्रतिपक्ष के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी टेबल के नीचे किस प्रकार से छुप के जान बचाते हैं, ये सब हमने देखा है भारतीय जनता पार्टी में। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जनता जनार्दन ने खुशी दी, जो भी निर्णय वो सर्वोपरि है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की लड़ाई लड़ी है और पूरी दमदारी से लड़ेंगे। चलिए ठीक है, जवाब ले लेती हूँ मैं अशोक जी से, बिल्कुल इसका जवाब ले लेती हूँ। अशोक जी, देखिए कहना है अजय जी का कि ठीक है, भितरगात की जिस तरह से बात की जाती है वो तो आपकी पार्टी में भी है। ये अलग बात है कि शायद कांग्रेस का इतना खुलकर सामने आता है, आपका खुलकर सामने नहीं आ पाता हो, लेकिन कई ऐसे वाक्य है जिसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी में भी वो स्थिति दिखाई देती है। दूसरी बात, ये बात कही जाती है कि चुनाव जो हुए हैं, ठीक है, कहा यह भी जाता है कि कांग्रेस शायद इतनी मजबूत नहीं थी, इस वजह से बीजेपी जीती, ना कि बीजेपी की मजबूती की वजह से। अगर कांग्रेस मजबूत हो पाती है तो क्या चुनौती मानते हैं आप? क्योंकि दावा किया जा रहा है। अशोक जी, कांग्रेस मजबूत हो भी कैसे सकती, ना इनकी नीयत साफ है, ना इनकी नीयत साफ।
बोलते कुछ है, करते कुछ है, सोचते कुछ है। हम्म। लोकतंत्र की दवाई देंगे और लोकतंत्र की मर्यादाओं का उल्लंघन करेंगे। जिस ढंग से संविधान के प्रावधानों का इन्होंने बार बार उल्लंघन किया, बार बार संविधान संशोधन किया, संविधान की धज्जियां उड़ाई, लेकिन संविधान की दुहाई देंगे। तो इनकी कथनी और करने में इतना अंतर है। और दूसरी बात, पार्टी के अंदर इतना अंतर्द्वंद है, सत्ता संघर्ष है, कुर्सी संघर्ष है, जिसके कारण पार्टी उभर नहीं पा रही। अब ये उभर नहीं पा रही है, अपने आप को स्थापित नहीं कर पा रही है, जनता का विश्वास इनको अर्जित नहीं हो रहा है, तो दोष भारतीय जनता पार्टी पर दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आप नकारात्मकता के कारण जिंदा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा के कारण, अपनी सोच के कारण, अपने कर्मों के कारण और हमारे उत्कृष्ट नेताओं के कारण हम आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी को पूरी आस्था है और जितनी भी सरकारें बनी है लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पूरी तरह पालन हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जब तक है तब तक लोकतंत्र की मर्यादाओं का, परंपराओं का पर कोई आंच नहीं आएगा। ठीक है, चलिए जवाब लूंगी। उससे पहले अजय चंद्राकर जी की एक प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। चंद्राकर जी, देखिए स्थिति जो बनी हुई है, मेरे हिसाब से देखा जाए तो जनता के बीच पैठ बनाने के लिए सबसे बड़ी बात होती है पार्टी का जो संगठन है वो कितना मजबूत है, और संगठन मजबूती के लिए सबसे बड़ी बात है कि सामंजस्य कितना है। ये चीजें अक्सर देखी जाती है कि संगठन के मजबूत करने की बात, तो क्योंकि आज कांग्रेस को लेकर मुद्दा है तो कांग्रेस को लेकर ही सवाल करूंगी। संगठन के मजबूती की बात कांग्रेस करती है, लेकिन उतना सामंजस्य फिर बन नहीं पाता है। बिना सामंजस्य के मजबूत संगठन का होना बहुत मुश्किल है। अब एक बार फिर से दावा किया जा रहा है, लेकिन क्या लगता है इस बार जो दावा है वो सच में काम आ पाएगा? कोशिशें ढंग ला पाएगी कांग्रेस की? कितनी उम्मीदें आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल खुशी जी, चाहे हम पूर्व समय में मध्य प्रदेश के साथ थे या फिर 2000 से छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ, तो कांग्रेस में इसमें कोई शक नहीं कि अलग अलग समय पर अनेक प्रतिभाएं एक साथ आती गई और उनका गुट तो रहा, इससे इनकार नहीं है, यकीनन यह सत्य है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस खराब रहा। 2003 के चुनाव में बीजेपी कांग्रेस को 2.55% वोट से विधानसभा चुनाव में हारा, लेकिन 2008 में कांग्रेस को सिर्फ 1.7% वोट से चुनाव हारना पड़ा। 2013 में तो 0.77, लेकिन यही कांग्रेस 2018 में 10% से ऊपर बीजेपी से वोट लेकर के सत्ता में आ जाती। लेकिन 23 के साथ अगर तुलना करेंगे हम, तो 23 में बीजेपी यहाँ पर 4.04% ज्यादा वोट लाई। तो इसका यह मतलब नहीं है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में समाप्त हो गया या कमजोर हो गया। इसका बड़ा जनाधार है, इसे बीजेपी भी मान करके चलती। लेकिन अगर आप लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से देखेंगे तो लोकसभा चुनाव में 96 से लेकर के अभी 2024 के लोकसभा चुनाव तक बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। और प्राय लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव में जो पार्टी स्टेट में सत्ता में रहती है उनको जनता ज्यादा लाइक करती है। पूरा इतिहास यही कह रहा है। कुछ जगह अपवाद हैं, लेकिन मूल बात यह है कि कोई भी पार्टी अगर प्रतिपक्ष में है, आज कांग्रेस है, तो अपने संगठन लेवल पर अपने कार्यकर्ताओं में अनुशासन की बात करती है, जनता तक जाने की बात करती है और जनता तक जा करके कम्युनिकेट करना चाहती है। तो इसे प्रतिपक्ष के रूप में और लोकतंत्र के दृष्टिकोण से तो अच्छा माना जाएगा। लेकिन यह भी सच है कि बीजेपी और कांग्रेस में विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में सदैव कांटे का मुकाबला रहा। निश्चित ही बेहतर बात आप कह रहे हैं। गंगवानी जी, देखिए पार्टी की मजबूती की आप बात कर रहे थे और बीजेपी कहीं ना कहीं साफ तौर पर नकार रही है कि मजबूती आप कितनी ही कर रहे हैं, लेकिन वो आपसे ज्यादा मजबूती बनाकर रहेगी क्योंकि जनता के बीच वो पैर जमा रही है और बार बार उदाहरण देती है
ये जो चुनाव हाल ही में निकले हैं उनका, कि जनता के बीच आखिर पैठ क्यों नहीं जमा पाए। दूसरी चीज, किसी भी टीम को बूस्ट करने के लिए कैप्टन की भूमिका तो होनी चाहिए ना। आपके तो कैप्टन पर ही असमंजस हो रहा है बार बार। कभी टीएस सिंहदेव जी का नाम आता है, फिर आदिवासियों के चेहरे को लेकर मांग उठती है। देखिए, दो चीजें महत्वपूर्ण है खुशी जी। हमारी कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। कोई भी निर्णय सारे लोगों के साथ, वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा विमर्श के बाद किए जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की बात करूं, पार्टी विद डिफरेंस और कैडर बेस पार्टी का जो खोखला दावा करते हैं, जो राजनीतिक पाखंड होता है, हमने पहले भी देखा। आज किस प्रकार से, देखिए मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, छत्तीसगढ़ में जो है रिमोट कंट्रोल की सरकार चल रही है। छत्तीसगढ़ पूरी तरह केंद्र शासित प्रदेश है, चाहे विधानसभा की टिकटों की बात हो। अभी ताजा उदाहरण देखिए, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव या नगरीय निकाय चुनाव या महापौर की टिकट, कहीं पे भी न विष्णुदेव साय जी की कोई भूमिका दिखती है, न छत्तीसगढ़ के किसी वरिष्ठ नेता की। यहाँ तो लिफाफा तंत्र हावी है, वहां से लिफाफे में नाम आता है, उसको वहां पे उसको टिकट मिल जाती है। हमने तो स्पष्ट रूप से देखा कि मंडल अध्यक्ष के चुनाव में किस प्रकार से लगातार उस पे पैसे लेने का आरोप लगे। आप स्वयं एक महिला है खुशी जी, एक महिला का सोते हुए वीडियो वायरल रहा कि भैया यहाँ पे पैसे देके वरिष्ठ नेता के रिश्ता को टिकट दे दी जाती है, जो पूरी जिंदगी पार्टी को समर्पित करता है, भारतीय जनता पार्टी में झंडा उतारता है, मेहनत करता है, पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्य करता है, उसको भारतीय जनता पार्टी महत्व तो नहीं देती। तो स्पष्ट रूप से दिखता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि 2 से 3 चीजें ज्यादा मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारी पार्टी में आज हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने आज जेपी नड्डा जी, ये जेपी नड्डा जी जो बनते हैं तो उसमें कोई विचार विमर्श नहीं होता, कोई वोटिंग नहीं होती। दिल्ली के एसी चैम्बर में माननीय मोदी जी और अमित शाह जी निर्णय लेते हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जब बनते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे 9,000 से ज्यादा डेलीगेट वोट्स करते हैं। यहाँ पे भी जो अभी हमारा संगठन है वो पूरा दिल्ली का आला कमान लेगा। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, अपनी टूल आर्मी के नाम से लगातार दुष्प्रचार करती है। मैं तो 3 से 4 चीजें पूछना चाहता हूँ। क्या मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में एक मासूम बच्ची के साथ बलात्कार होता है, वो आत्महत्या करने को मजबूर होती है, क्या ये शायद सरकार का सुशासन है? 600 से अधिक हत्याएं हो जाती है, क्या शायद सरकार का सुशासन है? 3096 से अधिक महिलाओं के साथ बलात्कार और दुराचार हो रहा है, क्या शायद सरकार का सुशासन है? रायपुर राजधानी में 5-5 गोलीकांड हो जा रहे हैं, लगातार आप वादा खिलाफी करते हैं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं। क्या मुझे बता दीजिए, किसानों को आपने 3100 रुपए में आपने समर्थन मूल्य दिया? क्या प्रति एकड़ 21 क्विंटल आपने खरीदा? क्या आपने एक मुझ भुगतान किया? तो किसानों से लगातार वादा खिलाफी करते हैं। कर्मचारियों को 100 दिन में नियमित करने का वादा किया, क्या एक भी कर्मचारी नियमित? लेकिन गंगवानी जी सवाल वो यही उठाते हैं ना कि जब सबको ठगा है तो आशीर्वाद सबका क्यों मिल रहा है? ये क्या उदाहरण है फिर चुनाव के? देखिए, मैं आपको बहुत अच्छा उदाहरण आपको देना चाह रहा हूँ। हमारी जब कांग्रेस की सरकार थी, एक अजय चंदाकर जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो 15 सालों के बाद 10% से अधिक वोटों से हारती है और मात्र 15 सीटों तक सीमित हो जाती है। तो एंटी इनकम्बेंसी चरम पे थी। देखिए, जनता जनार्दन है, मैं पिछले चुनाव में हार को स्वीकार करता हूँ, लेकिन हमारे जो वोटों का अंतर का प्रतिशत है वो 4% से भी कम था, जबकि भारतीय जनता पार्टी 10% से अधिक वोटों से हारती है। तो दिखता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि हमारी लड़ाई जो है सिर्फ सत्ता की प्राप्ति की नहीं है, हम सड़क से लड़ने की लड़ाई पूरी मजबूती से लड़ेंगे। आज हमारे जो भी निर्णय होंगे, अगर संगठन में कोई परिवर्तन होना है, किसी भी संगठन में समीक्षा बैठकें करना, बेहतरी के प्रयास करना, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करना, आज जनता से जुड़े मुद्दों को हम लगातार प्रत्येक क्षेत्र में पहुंचेंगे। आज देखिए, हम भली विपक्ष हैं, आज किस प्रकार से हमने तो स्पष्ट रूप से मैं 3 चीजें पूछना चाहता हूं। भैया इतने हो गए, आज 2-2 मंत्रिमंडल के जो पद खाली क्यों है? आपको 15 महीने की सरकार हो गई है, निगम मंडल पे अध्यक्ष पद की नियुक्ति क्यों नहीं करना चाह रहे? सारे वरिष्ठ नेता अजय चंदाकर, अमर अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक, रेणुका सिंह, पुन्नूलाल मोइले, स्वयं राजेश मुणत जी का बयान आपके चैनल पे सुन रहा था। आज किस भूमिका में बता दीजिए राजेश मुणत? क्या किसी मंत्री पद की भूमिका में है? क्या किसी निगम मंडल अध्यक्ष की भूमिका में है? ये फ्रस्ट्रेशन निकालने का जो तरीका है, मुझे बता दीजिए। यहाँ पे बैठे हैं भाजपा के प्रवक्ता राजेश मुणत जी को कौन सी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है, क्या निभा रहे हैं, बता दीजिए। ठीक है, जवाब ले लेती हूँ। गुटबाजी अंतर्गत तो दिख रहा है खोल के, क्या क्यों नहीं नियुक्ति कर पा रहे हैं? आप 8 जो है नए मंत्री बनाते हैं, सारे वरिष्ठ नेताओं को साइडलाइन करते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि दिल्ली के एसी चैम्बर में रिमोट कंट्रोल की शाखा चलाएं, कठपुतली की शाखा चलाएं, सारे निर्णय बैठ के वहां लेंगे। क्या किसी को महती भूमिका धीमी जा रही है? तो आप युवाओं को मौका देने की बात करते हैं, कौन युवा महती जिम्मेदारी बता दीजिए। ठीक है, चलिए जवाब ले लेती हूँ मैं अशोक जी से। ठीक है अशोक जी। मैं क्या जवाब दूं? इतने सारे प्रश्न, इतने ऐसे बातें हैं जिसका इस डिबेट से कोई लेना देना।
अब कांग्रेस की यहाँ जो बुरी हालत हो रही इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कहाँ से जिम्मेदार है? अशोक अब बजाज ये आपके उपलब्धियों संगठन की की बात बात करेंगे करते हैं, थोड़ी सी। छोटी छोटी घटनाएं हो जाती हैं। जब उनका उनके कहना ये है राजनीतिक अशोक जी कि आपके तो खुद के घर शीशे के हैं तो पत्थर नहीं मारी है। संगठन को लेकर बस, जो बहुत चर्चा अच्छा हो प्रश्न रही है, है जी। तो वो कह रहे हैं कि ये स्थिति आपके यहाँ भी है अशोक जी। नहीं, हमारे यहाँ पार्टी अनुशासित पार्टी, और थोड़ा बहुत कुछ होता है, बर्तन रहते हैं तो होती है, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन हमारे बहुत हो रहा साथ है अशोक जी। कहीं कोई आदमी किसी को, मैंने पार्टी प्रथम है, राष्ट्र प्रथम, उसके बाद पार्टी। तो हमारे यहाँ पार्टी जो है अपने व्यक्ति के, अपने कुछ स्वार्थ के ऊपर है पार्टी। पार्टी को हम माँ मानते हैं, तो माँ की मर्यादा रखते हुए सब निर्णय का पालन करते हैं। पार्टी नेतृत्व ने जो फैसला किया उसको सब लोग मानते हैं। अगर निर्णय लेते समय, निर्णय सुनाते समय थोड़ी बहुत किसी को असंतोष हुआ होगा, किसी को जचा नहीं होगा या किसी के पक्ष में नहीं हुआ होगा, थोड़ी देर के लिए जो प्रतिक्रिया होती है, इसका मतलब ये नहीं कि राजीव भवन में जाकर प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी करें, प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ में आरोप लगाए कि उन्होंने पैसा लेकर टिकट बांटा, ऐसी बातें होने लगे, ऐसा हमारी पार्टी में नहीं होता। हमारी पार्टी एक संस्कारवान पार्टी है, अनुशासित पार्टी है, विचारवानों की पार्टी है और इस देश के लिए समर्पित, विकास के लिए समर्पित लोगों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, चलिए छोटा और सा भारतीय जनता पार्टी में छोटा जवाब मैं देता हूँ, खुशी जी बस मुझे 1 मिनट दीजिए। एक निश्चित सुन लेते हैं समय अशोक में जी, हमारे लोकतांत्रिक प्रक्रिया जी। चुनाव होते हैं, अध्यक्ष के निर्देश का सब पालन होता है। देखिए हमारे अभी संगठन का चुनाव चल रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है, बूथ से लेकर मंडल, जिला, प्रदेश के बाद अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की तैयारी चल रही है, राष्ट्रीय परिषद के चुनाव की। तो कुल मिलाकर हमारी पार्टी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मानती है। चलिए ठीक है, अब बिल्कुल ये कुछ ठीक भी है। आरोप लगाएंगे, हाँ चलिए ठीक है, बिल्कुल सुनिए मैंने आपकी बात, मैं छोटा सा जवाब ले लेती हूँ गंगवानी जी से, उसके बाद चंद्राकर जी के पास लौटूंगी। गंगवानी जी छोटा सा जवाब। खुशी जी, अशोक बजाज जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, पूरी जिंदगी उन्होंने समर्पित की है। ये संस्कारवादी पार्टी की बात करें, मैं 5 उदाहरण देता हूं आपको। क्या किसी संस्कारवादी पार्टी में जो नेता प्रतिपक्ष के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी टेबल के नीचे छुप के जान बचाते हैं, क्या ये संस्कारवादी पार्टी का लक्षण है? पहली बात। क्या ऐसी संस्कारवादी पार्टी में इन्हीं के कार्यकर्ता जगदलपुर में पार्टी कार्यालय में ताला लगा देते हैं, क्या ये संस्कार का प्रमाण है? तीसरी महत्वपूर्ण बात है, जिस संस्कारवादी पार्टी की बात करें खुशी जी, जो प्रदेश अध्यक्ष अपने सगे भतीजे को पार्टी छोड़ने से नहीं रोक पा रहा है, क्या ये संस्कारवादी पार्टी के लक्षण है? ये वही संस्कारवादी पार्टी है जिसके मानव मंडल के चुनाव में कुर्सी और टेबलें तोड़ती जा रही है, जूतम पेजार हो रही है, विधायक की गाड़ी का घेराव कर दिया जा रहा है, विधायक के साथ गाली गलौज की जा रही है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। क्या ये संस्कारवादी पार्टी के लक्षण है? क्या वही संस्कारवादी पार्टी जिसमें महिला रोते हुए मीडिया वायरल करती है कि भैया मैं जीवन भी समर्पित करती हूँ, लेकिन मुझे टिकट न दे के एक वरिष्ठ नेता की भतीजी को मंडल अध्यक्ष बना दिया जाता है गरियाबंद के पास में, तो ये क्या संस्कारवादी पार्टी के लक्षण है? मेरा निवेदन है कि चैनल में बैठ के जो पार्टी विद डिफरेंस या कैडर पार्टी के जो राजनीतिक ढोंग करते हैं, जो व्यक्तिगत स्वार्थ और राजनीतिक हितों को साधने के लिए बांटने काटने की राजनीति करते हैं, क्या ये संस्कारवादी पार्टी का वो लक्षण है? क्या ईडी, आईडी, सीबीआई संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करना क्या संस्कारी पार्टी का लक्षण है? चलिए ठीक है, बिल्कुल मैंने दोनों की बातों को सुना। फिलहाल समय की कमी है, अंतिम प्रतिक्रिया चंद्राकर जी से लूंगी। चंद्राकर जी देखिए, किसी भी पार्टी के लिए नेता, नीति, नेतृत्व बहुत जरूरी होता है। नेता और नीति की अगर बात करूं तो फिर से बात सामंजस्य पर ही अटक जाएगी, जो कि दोनों ही पार्टियों में थोड़ा बहुत गड़बड़ाया होता है। लेकिन हालांकि ये भी कहा जाता है कि जहां बर्तन होंगे वहां एक साथ रखे रहेंगे तो बजेंगे सही, ठीक है, स्वाभाविक बात है। लेकिन बात अब नेतृत्व की कर लें, क्योंकि कहा जा रहा था कांग्रेस में पहले एक बार आवाज आती है सिंहदेव जी को लेकर कि शायद अब कमान वो अपने हाथ में ले पाएंगे, उनको कमान सौंपी जाएगी। फिर कांग्रेस की ओर से ही दूसरी आवाज ये आती है कि आदिवासियों को कहीं ना कहीं आगे रखा जाए, क्योंकि ये फैक्टर बीजेपी ने देखा था। सीएम विष्णुदेव साय को लेकर और तमाम चीजों को लेकर ये बात कही जा रही थी कि आदिवासी अगर नेतृत्व होगा तो इसका फायदा निश्चित ही कांग्रेस को मिलेगा। तो नेतृत्व को लेकर आपका क्या कुछ कहना है?
क्या फैक्टर काम आ सकते हैं? अब बिल्कुल किसी भी पार्टी के लिए नेतृत्व, उनकी नीतियां तो महत्व रखती ही हैं, लेकिन अलग अलग समय पर अलग अलग वर्ग के नेताओं को प्रतिनिधित्व मिला और कांग्रेस में वो पीसीसी अध्यक्ष के रूप में अपना परफॉर्मेंस भी दिखाए। भूपेश जी जिस तरह से पीसीसी अध्यक्ष थे, उसके बाद जब वो कांग्रेस की वापसी किए 10% वोटों के अंतर से बीजेपी को हरा करके, तो एक ओबीसी समाज था। विष्णुदेव साय जी के मुख्यमंत्री बनने के पहले, या फिर हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में ठीक है आदिवासियों की बहुलता है या फिर ओबीसी वर्ग की भी बहुलता है, ये अलग अलग फैक्टर हैं। नेतृत्व की कह सकते हैं क्षमता के ऊपर वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ पाते हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए दुर्भाग्य 2 विधानसभा चुनाव में ये रहा कि जैसे विद्याचरण जी कांग्रेस से अलग हुए 2003 के चुनाव में और कांग्रेस 2.5% वोट से हारी, जबकि विद्याचरण जी वोट लेके 7.02%। जोगी जी कांग्रेस से अलग हुए तो 7.5% वोट वो ले गए, जिसका बेनिफिट बीजेपी को मिला। तो प्राप्त तथ्यों के आंकड़े के अनुसार हम बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा विधानसभा चुनाव में रही है। अब विधानसभा चुनाव लोकसभा को छोड़ दें तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की दिशा तय करती है कुछ। निश्चित ही। चलिए, फिलहाल क्योंकि समय की कमी इसलिए चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो एक बार फिर से बदलाव की बयार कांग्रेस में देखने को मिल सकती है। मजबूत संगठन को करने की बात कही जा रही है। इसके साथ ही तमाम सवाल नेतृत्व को लेकर भी है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि क्या अब बदलाव कांग्रेस में आ पाएगा और ये क्या बदलाव मजबूती का रहेगा, ये तमाम चीजें देखने वाली बात होगी। फिलहाल गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। Thank you.